आज आपकी फर्स्ट क्लास है। तो बेसिकली पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि अभी मैं सिर्फ तुमको क्या बताऊंगी, जीडी पे तुम्हें डिस्कशन करना होता है। इट्स ग्रुप डिस्कशन। चार लोग वहां पे, एक बंदा बैठा होगा, यहाँ चार लोग बैठे होंगे, आपको उस पे आंसर देना है कि बोल क्या रहे हैं, क्या बात करनी है बस। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आनी चाहिए वो है अपने आप पे विश्वास। देखो, हिंदी में बात करते हो ना, कोई दिक्कत होती है हिंदी में बात करने में? नहीं होती ना। बचपन से वही बात करते आ रहे हो ना। अंग्रेजी बस भाषा ही तो है, कुछ और तो नहीं है ना। परेशान अगर पहली बात ये सोच लोगे कि इंग्लिश है, इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी, हम यूपी बोर्ड से, अपने दिमाग से हर एक चीज निकाल देना। कोई भाषा ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सीख लोगे। अगर नहीं भी आती तब भी सीख लोगे, आती है तो सुधर जाएगी। करना क्या है, बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, अगर कुछ करेंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कुछ किसी का पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, कुछ गलत भी होगा तो गलत क्या होगा। तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो उसका कोई उदाहरण पता होना चाहिए। उसके बाद उससे समाज में अच्छा कुछ होना है या बुरा कुछ होना है ये पता होना चाहिए। और उससे ऊपर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम बोल पाओ। बोलने में हम बाहर डिस्कशन कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जो टॉपिक लिखवा रही हूँ ये सब करंट बेस वाले ही टॉपिक्स यूजुअली होते हैं जो तुम्हारे में पूछे जाते हैं। तुमने क्या करना है, तुमने सारे टॉपिक्स के नाम लिखने हैं जो मैं बोल रही हूँ। सिर्फ तुम्हें उसमें अभी आज के लिए क्या करना है, तुम्हें समझना है इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है। अगर मैंने विमेन एम्पावरमेंट लिखा है तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि कैसे औरतों को इम्पावर करा जाता है। अगर किसी को शक्ति दे रहे हो तो उसका पॉजिटिव है, हाँ ऑब्वियसली अच्छा है, और इसका कुछ नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी बताऊंगी क्या है, साधारण भाषा में बोलूंगी। और एक और चीज, देखो, हो सकता है तुम पढ़ो कुछ, कोई नई चीज वहां आ जाए, एक क्वेश्चन कुछ उन्होंने पूछ लिया जो तुमने शायद कभी पढ़ा नहीं है। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में अगर उसका मीनिंग पता है, तुम्हें तुम्हें उस चीज का अर्थ पता है कि किससे संबंधित है, तब भी तुम आंसर निकाल लोगे। कैसे, मैं बताऊंगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी कि ये चार लाइनें रट लो, अगर इससे संबंधित कुछ आएगा तो चिपका देना। ये चार लाइनें रख लो, अगर इससे संबंधित कुछ आएगा तो यहाँ चिपका देना। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा वाला काम नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके काम हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। अगर पहला निकाला है तो विश्वास रखो सेकंड में लिख लेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने पे विश्वास रखो, लिख लेगा। पहले हम लिखते हैं टॉपिक्स। टॉपिक डालो, मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। विमेन इन पावरमेंट, क्या होता है विमेन इन पावर। डाल दिया, नहीं डाल लो पहले। डाल लिया। ये पावर शब्द दिख रहा है तुम्हें, पावर का मतलब हिंदी में शक्ति होता है। क्या मैं इसको साधारण शब्द में ये बोल सकती हूँ, औरत को कुछ शक्ति देने की बात कर रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। शक्ति देने की बात कर रहा है। शक्ति किस किस फील्ड में दे सकता है भाई। अगर मुझे यही हक नहीं है कि मुझे मुझे करना है एमबीए, मेरे पापा मुझे कह रहे हैं बेटा तुम एमबीबीएस कर लो, क्या मैं अपने जीवन में इतनी शक्ति नहीं रखती कि मैं सोच पाऊं कि मुझे पढ़ाई में क्या करना है। मतलब विमेन एम्पावर का मतलब, एम्पावरमेंट का मतलब होता है मैं एक लड़की, हर फील्ड में, मेरे को किससे विवाह करना है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, क्या मैं इंडिया से बाहर पढ़ना चाहती हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ना चाहती हूँ, ये सब मैं अपने अकॉर्डिंग सोचूं जो मेरे जीवन के लिए अच्छा हो, उसमें मेरे मम्मी पापा का हक ना हो। अगर मैं नौकरी करना चाहूँ, वो भी वुमेन को शक्ति देना है। बहुत लड़की ऐसी होती है इनको नौकरी करना नहीं पसंद है, वो उसकी जब उसको पेरेंट्स उसके जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं बेटा नौकरी करो ही करो। उसको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार देना को बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। समझ आया। अब अधिकार में उसको जो अच्छा लगे वो करे, मम्मी पापा की डेफिनेशन से नहीं चले, अपने डेफिनेशन से चले। समझ आया क्या है।
अपने हिसाब, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में तुम लोगों ने देखा होगा, लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से जिंदगी जीना है। जैसे आजकल की जेंजी लोग बोलते हैं हम तुम्हारा क्यों सुने, हम अपने हिसाब से जिएंगे ना, ये वही है, अपने हिसाब से जिंदगी जीना को बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। डाल ली हेडिंग। दूसरा टॉपिक है, अब इससे, इस पे तुम लोग को तो पीएचडी होगी। डबल पीएचडी है तुम लोग की, है है ना? लिखो टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैं इसमें क्या बताऊं, तुम लोग मुझे बताओ बल्कि क्या होता है सोशल मीडिया। 16-16 घंटे का स्क्रीन टाइम है, तो कोई तो मुझे भी मीनिंग पता चलेगा क्या होता है ना? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। और और क्या होता है? एक एस हम्म सर्विस प्रोवाइडर, ओके। और बोलो बोलो, वहां पे बोलना पड़ेगा, बोलो, टूटा फूटा बोलो, जो भी बोलो बोलो। चलो, सोशल मीडिया का मतलब एक ऐसी वेबसाइट, ऑनलाइन तरीका जिससे मैं अपनी जिंदगी में जो चल रहा है वो शेयर करूं। अगर मैं इंस्टाग्राम में कोई फोटो डाल रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी का कुछ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे एयरफोर्स का फॉर्म आया, मैंने गूगल से पूछा एयरफोर्स के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यूएसए में बैठा हुआ मेरा भाई है, मैं उससे कनेक्टिविटी बना पा रही हूँ। किसकी वजह से? फेसबुक इंस्टाग्राम की वजह से। तो ये क्या कर रहा है, ये लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मेरे को अगर जैसे मुझे कोई नई सोच आई, मुझे कोई नया विचार आया, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इससे बंदा अपने विचार स्प्रेड कर रहा है? जिसको जैसा पसंद आ रहा है वैसा स्प्रेड कर रहा है। कोई बोलता है शादी जरूरी है, कोई बोलता है शादी जरूरी नहीं, कोई बोलता है सरकारी नौकरी जरूरी है, कोई कहता है सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच, सब इसके थ्रू फैला रहे। तो अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन फैल रही है, लेकिन गलत बात भी है। गलत बात क्या है? गलत बात यह है कि तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान पूरा टाइम फोन में लगा रहता है, कहीं हाई किसी का इंस्टाग्राम का मैसेज ना मिस हो जाए, कहीं 2 मिनट लेट रिप्लाई करूँ तो किसी का मुंह ना बन जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। इससे क्या होगा? तुम क्या मन से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ाई कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें कंपैरिजन भी आ जाता है, यार वो तो 16 साल तक यहाँ तक पहुंच गया था, उसने तो 16 साल में अपने मम्मी पापा को कार खरीद के ले दी थी, मेरी तो अभी तक कार भी नहीं आ पा रही है, अभी तक तो मेरी नौकरी का भी कुछ सेट नहीं हो रहा। इससे क्या होगा? तुमको डिप्रेशन होगा, प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे दिक्कत होगी कि भाई उसके पास है मेरे पास नहीं है। फिर तुम क्या सोचोगे? फिर तुम और नहीं पढ़ोगे, ये सोच के हाई मेरे पास तो है नहीं, अब क्या ही करूँ पढ़ाई करके। तो ये इसका नेगेटिव भी है, इसका पॉजिटिव भी है। इसका पॉजिटिव क्या हुआ? आजकल जैसे इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर हैं, देखे होंगे, बड़े फेमस फेमस हैं। कानपुर का फ्लाइंग बीस्ट पता है? गौरव तनेजा। गौरव तनेजा कितना कमा रहा है? सोशल मीडिया से कमा रहा है। इसका नेगेटिव भी, इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है, लेकिन अगर लिमिट में यूज करोगे तो नेगेटिव कम है। आज लिमिट में यूज करने का काम है करप्शन। पता है क्या है? ये दोनों समझ आ गए टॉपिक क्या है? करप्शन लिखो। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार सुना होगा। भ्रष्टाचार मतलब सरकारी नौकर से काम करवाना है तो उसको ऊपर से पैसा देना पड़ेगा, ब्राइब देनी पड़ेगी, जब ही काम होगा। ये अच्छा है? इस ये कोई कोई कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। करप्शन में क्या अच्छा है बताओ? कुछ अच्छा है? कुछ क्या अच्छा है? मतलब तो फिर जब तुम्हें सरकार को वो काम करवाने के लिए उसको वैसे सैलरी दे रही है, तो तुम अपनी जेब से पैसा क्यों हल्का कर रहे हो? वो फ्री में सेवा नहीं कर रहा है, वो सरकार से पैसा ले रहा है सेवा करने की, है ना? तो तुम उसको डबल पैसा क्यों दे रहे हो? तो पता तुम्हारे अकाउंट में मर्डर भी सही है, उससे मुझे खुशी मिलती है, मैं किसी को शूट कर दूं। मर्डर भी सही है। मर्डर भी कभी कभी सही है। तुम तो सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई जज यहाँ पे खड़ा होता तो तुम्हें पक्का घसीट के झापड़ मार देता मुंह पे। करप्शन में कुछ सही नहीं है बेटा। अगर तुम जिस फील्ड में जा रहे हो वहां जाके बोलोगे ना हाँ करप्शन में भी सही है मैम, मेरी जल्दी काम हो जाएगा, तुम्हें तुरंत भगा देगा वहां से। ये सब चीजें वहां पे बोलना मत प्लीज। करप्शन में कुछ सही नहीं है, करप्शन में सब गंदा ही गंदा है, सब नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एक करता है उसको देख के दूसरा करता है, दूसरा करता है, तो वो सब लोग करेंगे, और सब करेंगे तो इन लोग, हम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? हम सरकारी सरकारी नौकर का काम क्या होता है? सरकारी नौकर का काम ये होता है कि तुम्हें, हमें मतलब नागरिक को आराम से वो काम
इजीली हो जाए, उसका उसका पैसा ना लगे, उसको सुकून से काम करवाने के लिए हमने सरकारी नौकर रखे। अगर वो काम करने के लिए ये पैसा लेंगे तो किस बात के सरकारी नौकर? कोई फायदा है ऐसे? हम्म। नेगेटिव पॉइंट में वो तुमसे तुमसे तुम्हारा व्यू पॉइंट पूछेंगे कि इज अकॉर्डिंग टू यू इज करप्शन गुड और बैड? तो डेफिनेटली इज बैड। अगर मैं बोलूं ग्लोबल वार्मिंग, ये कोई कोई टॉपिक ऐसे हैं जो नेगेटिव ही हैं, तुम उनको जितना भी ग्लोरीफाई करो पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। अब डिस्कस के वो आपसे यही पूछेंगे कि क्या होता है इससे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। जब हम करप्शन टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। या ऐसे लोग, एक करेगा दूसरा करेगा, दूसरों, अब बहुत सारे लोग जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके दिमाग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में एक नहीं, 40,000 सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का तो आता ही है। सबके दिमाग में ये बात चलती है। हाँ चलती है। तो क्यों, ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है चलती है? बिकॉज एक बंदे ने पहले किया है, उसको देख के तुमको भी पता है यार 40 ऊपर से, और ऐसे ऐसे करते करते 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, बहुत है। तो ये दूसरों के लिए डोर खोलता है। और इमेजिन द फैक्ट, कोई गरीब है उसके पास पैसा नहीं है देने को, क्या वो इंडिया का सिटीजन है, नागरिक है, क्या वो यहाँ पे पैसा दे के वो सर्विसेज लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सरकार उसको पैसा दे रही है तो ये क्यों पैसा दे? गॉट इट? चौथे पे आओ। हाँ जी। हाँ जी है। नेगेटिव बताऊं, जैसे किसी को शक्ति देना बहुत अच्छा है। मैं बोलूं मैं नौकरी करती हूँ, वो नौकरी मैं अपने लिए करती हूँ। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा की या अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनूंगी। समझ आ रहा है? अपने आप को इम्पावर करना, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं अपने लिए कमा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं देके जा रही हूँ। तो मैं उसके सामने अगर बार बार धोस जमाऊंगी कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं अलग रह रहूंगी, मैं नौकरी करती हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं नौकरी करती हूँ, मैं घर का खाना क्यों बनाऊं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है? शादी हो या कुछ हो, हमेशा बैलेंस से ही चलती है। अगर मैं 24 घंटे मैं करती रहूंगी तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट को चलाना है तो दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। मैं करूंगी तो शादी अगर ज्यादा वुमेन इन पावर हो जाएगी ना तो शादी का कॉन्सेप्ट गिर जाएगा। अभी तुमने देखा होगा काफी लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती हैं। वन ऑफ द रीजन शादी ना करने का ये भी, हम अपना कमाते हैं, तुम्हारी धौस क्यों सुने? अगर वुमेन को एम्पावर करना अच्छा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी तो गलत है कि हम शादी ही नहीं करेंगे, हमें लड़के की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही सब कुछ कर लेते हैं अपने आप ही। समझे? जब हम वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है और क्यों अच्छा है क्यों गंदा है। अब ये लिखो ग्लोबल वार्मिंग। लिख लिया? समझाऊं? ग्लोबल मतलब विश्व, वर्ल्ड, वार्मिंग मतलब गर्म होना। ऐसा कुछ लग रहा है कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है? कोई टेम्परेचर बढ़ने की बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, हमको, हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ। अर्थ ना ही, अर्थ कहीं भी रहने के लिए तुम बहुत ठंडे में नहीं रह सकते हो और तुम बहुत गर्म में भी नहीं रह सकते हो। तुम्हारे को रहने के लिए 20 से 25 डिग्री होना जरूरी है। इतना समझ आया? बहुत ठंडा होगा तुम जम जाओगे, बहुत गर्म होगा तुम मर जाओगे। तो बीच वाला रास्ता चाहिए हमको। बीच वाला रास्ता कैसे मिलेगा? तो हमारे अर्थ में कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन हाउस गैस। सुना है? इस ग्रीन हाउस की वजह से अर्थ ना ज्यादा ठंडा होता था ना ज्यादा गर्म होता था, बीच में रहता था। लेकिन ये गैसों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से अर्थ गर्म हो रहा है। फिर से बोल दो। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो अर्थ को गर्म कर रही हैं, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट बहुत बढ़ गया है। इसलिए इंडिया नहीं वर्ल्ड ज्यादा गर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैसेस पहले अगर 10 किलो थी तो अब 10,000 किलो है। जब ये गैसेस बढ़ेंगी तो जो जब ये ग्लासेस बढ़ेंगी तो वर्ल्ड में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पहले 20 पे चलता था, अब 30-40 पे चलेगा।
समझे? और हमारी बॉडी 30-40 नहीं झेल पाएगी। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। संसार गर्म हो रहा है। समझ आ गया सबको ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आगे समझ में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है पूछ लो। आगे क्या लिखा है? प्लास्टिक बैन। ये तो सुना होगा, प्लास्टिक बैन क्या है। लिखो प्लास्टिक बैन। लिख लिया? प्लास्टिक बैन इज बेसिकली जो पॉलिथीन वगैरह आते हैं ना, किसी इसको खत्म करना। इसको किसी भी चीज को खत्म करने का मतलब होता है बच्चे, प्लास्टिक जिन चीजों से बनता है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल संसार में तुरंत नहीं टूटेंगे। उनको छोटा करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। तो प्लास्टिक को छोटा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और छोटा नहीं होता तो मिट्टी में मिल नहीं पाता। मिट्टी में मिल नहीं पाता तो बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में रह जाता है, इसलिए पॉल्यूशन करता है। समझे? जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि पॉल्यूशन क्या होता है, उससे तुम कनेक्शन करोगे तो समझ आ जाएगा। एक टॉपिक पॉल्यूशन भी है। बता, पहले सुन लो पॉल्यूशन क्या है, उसके बाद ये प्रेशर सुनना, एयर प्रेशर। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। पॉल्यूशन का मतलब, जब दिवाली होती है, दिवाली के 1-2 दिन तक बहुत धुंध धुंध नहीं रहती है? देखा है? होती है। ये आपका टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन है। दिल्ली में अभी इसीलिए है क्योंकि दिल्ली के प्रोटेस्ट की वजह, वो ब्लास्ट की वजह। हाँ, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। दिल्ली का एक और रीजन है जो हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, स्टबल बर्निंग बोलते हैं जिसको। पहले सुनो पॉल्यूशन क्या है। हवा में हर चीज में एक चीज की मात्रा फिक्स है कि अगर तुम सब्जी बना रहे हो, इतना तेल डालो, इतना नमक, इतनी मिर्च, इतनी ये, तभी सब्जी अच्छी बनेगी ना। अगर तुम्हें हवा को साफ रखना है तो हर गैस की क्वांटिटी फिक्स्ड है कि ये गैस इतनी रहनी चाहिए, ये गैस इतनी रहनी चाहिए, ये गैस इतनी रहनी चाहिए और ये गैस इतनी रहनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब कोई हार्मफुल चीज बढ़ गई, कोई ऐसी चीज बढ़ गई जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। अगर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नाम सुना है, एक गैस होती है। अगर उसकी क्वांटिटी यूजुअली 0.03% रहती है, ठीक है, इतनी है। अगर ये मैं बढ़ा के 4% कर दूं, तो मुझे बताओ हमारे लिए जीना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया CO2 इतना चाहिए ही नहीं, चाहिए ही इतना। अगर मैं एक सब्जी में सिर्फ नमक डाल दूं, मिर्च ना डालूं, काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हानिकारक भी है और ज्यादा क्वांटिटी में भी बढ़ गई है, पहले 1 किलो थी, अब बढ़ा के हमने 50 किलो कर दिया है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ये हार्मफुल होता है। ये हमारे शरीर के लिए, लंग्स में कैंसर हो जाएगा, तुम्हें अस्थमा हो जाएगा, तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी में कोई फंक्शन सही से करेगा नहीं। तुम तो, इंसान तो जाएगा जाएगा, जानवर भी जाएगा। जानवर कैसे जाएगा? फिश। तुमने जो यूज किया है तुम पानी में डालोगे, पानी में फिश है, वो खाएंगे, वो भी मरेंगे। तो तुम तो अपने आप डूबोगे डूबोगे, वही वाला हाल है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम फिश को भी खा गए, अब जो वो फिश खाएगा वो भी जाएगा, सब जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका पॉल्यूशन। ये लिख लिया? प्लास्टिक लिख लिया, पॉल्यूशन लिख लिया। एक ये भी बहुत मार्केट में डिबेट चलती है, जॉइंट फैमिली वर्सेस सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जैसे बैंगलोर में एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और यहाँ मम्मी पापा के संग एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? अकेले बैंगलोर में रहना सही है या फैमिली के संग कानपुर में रहना सही है? कोई बोलेगा बैंगलोर में रहना सही है, भैया वहां प्राइवेसी मेंटेन है, मम्मी पापा ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, या मम्मी पापा 24 घंटे कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहेंगे, हम भी नहीं जी पाएंगे, वो हमारी जान खाएंगे, उनकी जान खाएंगे, जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। कोई कोई कहेगा, लेकिन अब तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो तुम्हारे बच्चे को तो सिर्फ मम्मी पापा नहीं चाहिए ना, उसको दादा दादी भी चाहिए, उसको नाना नानी भी चाहिए। तो ये फैमिली सही है? फिर बच्चे को एथिक्स कैसे आएंगे? संस्कार कैसे दोगे अपने बच्चे को? तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ जॉब कर रही है, बच्चे के लिए कौन ध्यान देगा? फिर बच्चों को कौन देखेगा? मेड देखेगी। मेड का जो मर्जी आएगा वो खिलाएगी पिलाएगी, जो मर्जी आएगा वो सिखाएगी सिखाएगी। बच्चे को क्या संस्कार आ पाएंगे? माँ बाप का रोल कहाँ गया? मेड ही पाल लेती। माँ बाप का कहाँ है रोल? आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं है आपके पास बच्चे के लिए। आपको ये भी नहीं पता कि उसने कब चलना स्टार्ट किया, कब बोलना स्टार्ट किया, कब खाना स्टार्ट किया। क्यों? आप सुबह शाम तो नौकरी में बिजी थे।
एटलीस्ट घर वाले यहाँ पे ध्यान तो रखेंगे बच्चे का। तो इस दोनों में प्रो और कॉन्स होते हैं। इसमें भी अच्छी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी चली जाएगी। सिंगल फैमिली में अच्छा ये है, आप अच्छे से अर्न करते हो, अच्छा लाइफस्टाइल होता है, पैसा अच्छा होता है, कोई कमी नहीं होती है, बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, हेल्थ दे सकते हो, बहुत सारी चीजें दे सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाओगे। बच्चे को एक बार उसका चाइल्डहुड, एक बार बचपना चला गया तो वापस आएगा नहीं आएगा। तो ये ना आपके पैसे कमाने के चक्कर में आप बच्चे का बचपना गवा दो। आगे बढ़े, ये लिख लिया सब। पीयर प्रेशर नहीं बताया था ना। पीयर प्रेशर मतलब तुम्हें सोसाइटी की वजह से प्रेशर। 17 उम्र तक उनके बेटे की नौकरी लग गई थी, मैं 17.5 हो रहा हूँ, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, क्या करूं। होता है लोगों को पीयर प्रेशर। 15 तक, 15-16 तक उसने अपनी मम्मी को गाड़ी लेके दे दी थी, मैंने नहीं ली है। अरे 21 हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लग रही है। लोगों की 25 में शादियां हो रही है, यहाँ तो 21 तक नौकरी नहीं लग रही है। कब नौकरी होगी, कब बच्चे होंगे, तो बहुत, मैं तो बहुत डिले हो रहा हूँ। अरे वो दोस्त के संग गया, उसने बोला खा ले, मैंने खा लिया। मम्मी ने बोला नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन भैया मैं दोस्तों के संग गया तो उन्होंने मुझे फोर्स किया। मम्मी, उनका प्रेशर था मेरे ऊपर, वो कह रहे थे खा लो तो मैंने खा लिया, वो कह रहे थे ड्रिंक कर लो तो मैंने कर ली। इसको बोलते हैं प्रेयर प्रेशर। तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे अगल बगल तुम्हें जो बोल रहे हैं तुम उसके कहने पे चल रहे हो। सोसाइटी के प्रेशर को बोलते हैं प्रेयर प्रेशर। अब सोसाइटी में तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, कहीं तुम गए, तुम्हें कोई पसंद है, उन्होंने फोर्स किया तो आपने उनके कहने पे काम कर लिया, इसको बोलते हैं प्रेयर प्रेशर। 8 लिख लिए। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसी है, लेकिन वो हम ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट करके कर लेंगे, ठीक है। पहला क्या है, मोबाइल इम्पैक्ट। सेम सोशल मीडिया वाला टाइप्स, कि तुम्हारी जिंदगी में मोबाइल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पूरा दिमाग दिमाग में पूरा दिन फोन चल रहा है, पढ़ाई भी कुछ हो रही है नहीं हो रही है। और सिर्फ तुम्हारे एज ए स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से नहीं, जो बंदे जॉब कर रहे हैं, या फिर इवन तुम अपने मम्मी पापा को देखो। तुम अपने मम्मी पापा को आज से 5 साल पहले देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को मोबाइल का मतलब नहीं पता होगा। और आज तुम्हारी मम्मी पापा का ये हाल है, वो तुम्हें स्क्रीन वो भेजते होंगे रील्स, ये देखो ये ऐसा चल रहा है, देखो तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं आया, देखो देखो वो हो गया कि नहीं हो गया। तुम पे नहीं, हर हर जनरेशन पे, मम्मी पापा पे, तुम पे, तुमसे छोटे वाले जनरेशन पे, तुम्हारे दादा दादी की जनरेशन पे। आजकल दादा दादी लोगों को बोलते हैं गूगल पे चेक करके बताओ ना क्या है। लोगों को मोबाइल का असर फर्क पड़ा है। सेकेंड इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है? स्टबल बर्निंग होता है पंजाब हरियाणा में, जब एक क्रॉप लग जाती है, तुमने सपोज गेहूं उगा ली, उगाने के तुरंत बाद तुम दूसरी खेती नहीं कर सकते हो। कुछ समय के लिए तुम्हें उसको छोड़ना पड़ता है, मानो ना मानो 1 महीने के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ता है, सो दैट वो लैंड अपने आप सही हो पाए और तुम दूसरा क्रॉप उगा पाओ। क्योंकि जरूरी है ना कि वो लैंड अच्छा हो पाएगा तभी उगाओगे ना। एक के बाद एक करते रहोगे तो लैंड ग्रो कब करेगा, कब फर्टाइल हो पाएगा।
उपज नहीं दे पाएगा, अच्छी उपज के लिए उसको बीच में 1 महीने के लिए रोकना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, ये रोकते नहीं है। पंजाब में ये बहुत कॉन्सेप्ट है, हरियाणा पंजाब में जब ये लोग गेहूं को काटते हैं उसके बाद उस लैंड को, उस धरती को जला देते हैं। उस जलाने के बाद हवा में निकलता है बहुत नेक्स्ट लेवल का पॉल्यूशन। उसकी वजह से दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है। ये इसलिए करते हैं, एक बार जलाएंगे फिर उसके बाद तुरंत हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लैंड फिर सही हो जाएगा। लेकिन इसकी दिक्कत कहाँ फंसेगी, पॉल्यूशन में। जब कुछ जलाओगे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा। दिल्ली के बगल में पंजाब हरियाणा लगता है, वहां पे सब और दिल्ली तो वैसे ही सेंटर है, दिल्ली में तो पोल्यूशन वैसे ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके चक्कर में और बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, समझे। और ये बेसिकली तुम्हें पंजाब वाले एरिया में ज्यादा मिलता है, क्योंकि पंजाब में वो चाहते हैं कि साल में 3 मेजर सीजन लग रहे हैं तो 4 क्रॉप तो ग्रो कर ही लें। अगर वो कुछ समय के लिए अपनी धरती को छोड़ देंगे तो अपने आप रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर हो जाएगी तो उन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको पता है कि हमें दूसरा क्रॉप ग्रो करना है तो रिस्टोर के लिए टाइम चाहिए, टाइम वो देना नहीं चाहते, इसीलिए वो जला देते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कलेश का कारण होता है पंजाब और दिल्ली का। वो चीखते रहते हैं, वो जला देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मैं इसमें क्या ही बताऊं। लिखो तुम्हें लिखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है, 2015 की गवर्नमेंट की स्कीम है। लोग लड़कियों को मार देते थे, पढ़ाते नहीं थे। इस चक्कर में सरकार स्कीम लेके आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ाना चाहिए लड़कियों को भैया, जैसा लड़का वैसे लड़की, क्यों ना पढ़ाओ लड़कियों को। जीवन सिर्फ लड़के से तो नहीं कट सकता, लड़की भी जीवन में चाहिए। शादी किससे करोगे अगर लड़की नहीं होगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लड़की को बचाना जरूरी है। सरकार बहुत इनिशिएटिव लेती रहती है, कैसे बचाओ। भगवान ने जब इक्वल बना के भेजा है तो आप उसको मारने का हक कैसे रख सकते हो। भगवान ने तो नहीं बोला ना लड़की तो मार दो, ये तो आपकी गंदी सोच है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, क्यों, लड़कियों को बचाने के लिए। नहीं तो लोग लड़कियों को ऐसे ही मार देते थे, पढ़ाते भी नहीं थे। पढ़ाते क्या, 17 15 16 साल में शादी कर देंगे। लेकिन आज की लड़की जो 15 16 साल की, तुम मुझसे पूछ के देखो, तुम्हें बताएगी उसको शादी करनी है नहीं करनी। सबको शादी करनी नहीं है, सबके अपने अपने सिस्टम है। तो उसको वही विमेन एम्पावरमेंट से भी लिंक कर सकते हो, उसको अपना जिंदगी जीने का हक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लड़की को जिंदगी जीने का पूरा हक है, आप उसको मार नहीं सकते। जो शिक्षा तुम अपने लड़के को दोगे वही शिक्षा तुम अपनी लड़की को दोगे। ये पुरानी जनरेशन की सोच में था, लड़का लड़की बराबर नहीं है, बट अब की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। और एक दो नमूने तुम्हें अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका कुछ किया नहीं जा सकता, छोड़ो। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है, लिख लिया, वन नेशन। देखो, तुमने देखा है पूरे इंडिया में साल भर कोई ना कोई इलेक्शन ही चलते रहते हैं। कभी लोकसभा का चल रहा है, लोकसभा से हटोगे तो पंजाब आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, क्या, बिहार, इस समय बिहार चल रहा है, यूपी एमपी, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप ही पूरे साल इलेक्शन का चलाते ही रहते हैं। इसका क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है। पहली बात, इसका नुकसान ये है, अगर साल में तुम 3 बार इलेक्शन करवाओगे तो पैसा किसके पापा देंगे। पैसा तो टैक्स का ही जा रहा है, मेरा तुम्हारा ही टैक्स का पैसा जा रहा है ना। हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको हर साल में 36 चुनाव नहीं चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि भैया नहीं, एक ही साल में करो, एक बार चुनाव करो, 5 साल में एक बार चुनाव करो, लोकसभा के भी करवा लो और विधानसभाओं के भी करवा लो। मतलब मोदी के इलेक्शन भी साथ में करवा लो, नीतीश योगी योगी सबको साथ में निपटा लो। बार बार पैसा नहीं लगाएंगे हम। 5 साल में चुनाव कराओ, योगी जी के भी हो जाएंगे, नीतीश के भी हो जाएंगे, एमपी हर स्टेट के और सेंटर के इलेक्शन एक ही बार करवा लो। इसमें अच्छा ये है पैसा बचेगा। बार बार इलेक्शन करवाओगे पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, मशीनरी लगती है। जो सरकारी नौकर होते हैं उनको बार बार जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उनका नुकसान होता है। जो सरकारी स्कूल में वो पढ़ाते हैं, वो बच्चों को पढ़ा के छोड़ के ये फालतू के कामों में लगे रहते हैं, नुकसान बच्चों के फ्यूचर का होता है। ये अच्छी बात है, फिर ये करना चाहिए, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम ये है। देखो, हर स्टेट में अलग अलग डिमांड है। यूपी की अलग डिमांड है। अगर मैं केरल में जाके बोलूंगी कि मुझे चुनाव लड़ना है और बेरोजगारी के नाम पे लड़ाई करनी है चुनाव में, क्या वहां के लोग कन्विंस होंगे मेरी बात पे? नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे इतनी बेरोजगारी नहीं है। बिहार में बेरोजगारी की बात करूंगी तो उनको समझ में आएगा। हर स्टेट में अलग अलग तकलीफें हैं और हर तकलीफ के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ते हैं लोग। अगर मैं 5 साल का एक ही बार लड़वा लूंगी चुनाव तो तकलीफें कौन सुनेगा उनकी। इसी बहाने क्या होता है, साल में एक दो बार चुनाव होते हैं, लोग अपना दुख सुनाने का मौका मिल जाता है। पहली चीज, लोगों को लगता है शायद अब नहीं तो हम 2 साल बाद बदल देंगे। हम बिहार में नहीं बदल पाए तो हम एमपी में बदल देंगे, हम एमपी में नहीं बदल पाए हम महाराष्ट्र में बदल देंगे। ऐसे ऐसे उनको होप लगती है कि भाई हम कुछ बड़ा कर लेंगे। इसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब एक साल में ही पूरे चुनाव करवा लो। कोई कोई बोलता है ये बहुत अच्छी चीज है, कोई कोई बोलता है ये बहुत बुरी चीज है। अभी गवर्नमेंट के लिए, इस गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया है।
अब ये कब तक इम्प्लीमेंट होता है तो खुदा जाने, लेकिन पास कर दिया गया है। लिख लिया? समझ आ गई? इसके प्रो कौन होते हैं फ्यूचर में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अर्बन एंड रूरल लाइफ, देहात और शहरी जिंदगी, बहुत फर्क है। यहाँ पे बातें चलती हैं टेक्नोलॉजी की, वहां पे बातें चलती हैं फार्मिंग कृषि की, वहां पे बात करते हैं कि भाई एमएसपी इतनी चल रही है, वहां पे बात करेंगे ये कास्ट में ऐसा हुआ, वहां यहाँ पे पता नहीं पड़ोसी में कौन रह रहा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ अलग लाइफ स्टाइल है, वहाँ अलग, वहाँ का खाना अलग है, यहाँ का खाना अलग है। वहां 7 बजे खा पी के सो जाएंगे, या 2 बजे तक इधर उधर गड्डियां मारते फिरेंगे। दोनों में सिस्टम में अलग है। दोनों में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। रूरल लाइफ बहुत स्टेबल होती है, शांति वाली होती है, इतने कलेश नहीं होते हैं। अर्बन लाइफ में क्या है, शो ऑफ, जेब में 10 रुपए में बातें करेंगे 1,000 की। ये कौन सा तुम्हें शहर में ज्यादा मिलेगा, गांव में कम मिलेगा। गांव में 2,000 रुपए जेब में होंगे, बात करेंगे 10 रुपए वाली। यहाँ पे इनके पास 10 रुपए होंगे, बातें करेंगे 10-10 हजार की। हाय हम आईफोन 17 लेंगे, अभी नोकिया लेने की औकात नहीं हो रही, आईफोन 17 लेंगे, बातें करवा लो बस। लिख लिया? अब आओ ये को एजुकेशन। को एजुकेशन क्या मतलब होता है? को मतलब साथ में, एजुकेशन मतलब शिक्षा। जहाँ पे आदमी लड़का लड़की मिलके साथ में कोई स्कूलों में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं को एजुकेशन। इसके अपने प्रॉफिट और अपने नेगेटिव हैं। प्रॉफिट क्या है? अगर तुम पूरी उम्र सिर्फ लड़के लड़के के स्कूल में पढ़ के आए हो, उसके बाद तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ दिल्ली, वहां तुम्हें लड़के लड़की दोनों मिले, तुम पहले दिन ही घबरा जाओगे, कहाँ फंस गए। ऐसे से तो अपने स्कूल वाले थे, अपने सब लड़के लड़के थे, मजे से गालियां देते थे, ये करते थे वो करते थे, ऐसे दिन कट जाता था हमारा। यहाँ पर तो हमको इतना सोफेस्टिकेटेड वे पे बिहेव करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि सामने उनको बुरा ना लग जाए, या वो क्या सोचेंगे। ये होता है को एजुकेशन में। अच्छी बात इसकी ये है, तुम साथ में पढ़ते आए हो साथ में, तो तुम कहीं जाओगे तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप रहेगी। कहीं तुम दूसरे जेंडर को देखोगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा अरे यार हम बात क्या करें, मुझे शर्म आ रही है। शर्म वाला कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में नहीं है। ये उनमें है जो पूरे लड़के पढ़ के आते हैं, लड़की पढ़ के आते हैं। और इसके प्रॉफिट क्या है? एज सच कोई प्रॉफिट नहीं है यार, लॉजिकली देखा जाए तो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए साथ में भगवान ने लड़का लड़की बराबर बनाया, तो साथ में पढ़ना अच्छी बात है। तुम्हारे दिमाग में भी कंपटीशन रहता है। बॉयज, काफी स्कूल्स में ये भी कॉन्सेप्ट है, बॉयज ग्रुप वर्सेस गर्ल्स ग्रुप, इनका कंपटीशन जीके का हो रहा है, फिर एक स्पिरिट होता है कि भाई हम जीते लड़के हार गए, होते हैं स्कूल से ये सब कॉन्सेप्ट। तो इट्स गुड, अच्छा है कॉन्सेप्ट। अब आओ ई गवर्नेंस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लिख लो पहले फिर बता रही हूँ। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। लिख लिया ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ तुम फोन वगैरह टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। गवर्नेंस मतलब होता है प्रशासन। जब तुम्हें सरकार टेक्नोलॉजी यूज करके कोई फैसिलिटीज दे, जैसे डीजी लॉकर, नाम सुना है? सुना है? जिसमें तुम डॉक्यूमेंटेशन करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हो। एक सरकार की प्रोविजन है ना कि तुम उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख लो, सेफ रहेंगे। जहां पे सरकार तुमको इन सब चीजों पे, जैसे तुम्हें किसी, तुम्हें कोई रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है तो तुमने उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी चाहिए होगी ना। तुम्हें कमर्शियल सिलेंडर चाहिए होगा, बड़े बड़े सिलेंडर चाहिए होंगे। ठीक है, तुम्हें उसके लिए तुम्हें एक ही साइट पे जाओ ऑनलाइन, और वहीं पर तुम्हें जीएसटी नंबर भी मिल रहा है, वहीं पर तुमको सिलेंडर भी मिल रहे हैं, मतलब सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है। क्या तुम अच्छे से व्यापार कर पाओगे? तुम्हें 10-10 बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जीएसटी ऑफिस। ये सरकार के तरीके होते हैं लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए, ऐसा प्रशासन जो लोगों या हम लोग के हित में हो। अगर तुम 36 बार जाके कोई ऑफिस में पेपर के लिए अप्लाई करोगे, तुम एक बार थक के कहोगे क्या यार बेकार है, हमारी सरकार कुछ करती ही नहीं है। ऑनलाइन सब लोग कर रहे हैं, ये सो रहे हैं, इनको भी तो ऑनलाइन करना चाहिए ना। 36 बार ऑनलाइन होगा, करप्शन कम होगा, क्योंकि तुम 36 बार जाओगे, 36 बार 100 रुपए का नोट दोगे उसको। तो ऑनलाइन होगा, करप्शन कम होगा। दूसरी चीज क्या होगी? ऑनलाइन होगा, साफ रहेगा काम।
तुम्हें दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये तुम्हें बताएगा ये डॉक्यूमेंट तुमने लगा दिए, ये डॉक्यूमेंट ऐसा हो रहा है, या 4 तारीख तक तुम्हारा चालान पास हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, पूरी टाइमलाइन दिखती है साफ साफ, ऐसे 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 करके काम हो जाएगा, खत्म कहानी। कोई करप्शन नहीं, कोई करप्शन नहीं, तुम भी सुकून हो, सरकार भी सुकून में। ई गवर्नेंस तुम्हें अच्छी सरकार प्रोवाइड करेगी। जो अच्छी सरकारें होती है वो बात करती है हम टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रशासन अच्छा करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं कि नागरिक खुश रहें। सेंट्रिक मतलब नागरिकों के सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब ऐसा प्रशासन करेंगे जिससे नागरिकों को खुशी मिले, उनको 36 बार एक काम करवाने के लिए ना जाना पड़े, एक ही बार ही काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। दिशा पोर्टल नाम सुना होगा, या वो भी। दिसंबर में ना जो लोग सरकारी किसी की फैमिली में हो, लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है, जिनको पेंशन मिलती है ना, जैसे सपोज में मेरे दादाजी की डेथ हो गई, दादी को पेंशन मिल रही है, दादी को पेंशन मिल रही है, अब दादी ऊपर चली गई और दादी के नाम पे हम पेंशन ले रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा सरकार को? तो हर साल नवंबर के महीने में जो भी पेंशन लेता है सरकार से, उसको वहां पे जाके विजिट करना पड़ता है और बताना पड़ता है भैया मेरा पति तो चला गया लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, प्लीज मुझे पेंशन दो। अब बाई चांस ऐसे करते करते 3-4 साल हो गए, मेरी दादी जाएंगी ना, वो जा ही ना पाए, वो इतनी बुढ़ी है, वो कहाँ जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। तो अब सरकार ने क्या किया, एक डिजिटल जीवन लाइसेंस मतलब एक सर्टिफिकेट दे देती है ऑनलाइन। वो ऑनलाइन दिखाना पड़ता है, मुझको अपनी दादी को, ये देखिए मेरी दादी है, जिंदा है, सही है, इनका पेंशन पास कर दी जाए। वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसको सर्टिफिकेट दिखा के मेरी दादी को पेंशन मिल जाती है। इससे क्या होगा, मेरी दादी खुश, जाना नहीं पड़ रहा, पेंशन भी मिल रही है मजे से, और दूसरी बात क्या है, करप्शन भी नहीं होगा, दादी को मैं लेके जाऊं, बार बार लेके आऊं, वहां जाके 100 रुपए किसी को चढ़ाऊं, उसके बाद वो काम करे, इससे बेटर दादी भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। समझ गए? ये इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। आगे आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। लिख लिया? अब डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस मैं क्या बताऊं, अब डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस तो तुम लोगों को पता होगी। होता क्या है डिसिप्लिन? तुम ज्यादा अपने कॉलर को ऊपर मत दो, मुझे पता है तुम एनडीए में क्या करते हो, चुप रहो। हाँ, बताओ क्या होता है डिसिप्लिन? जो हमें वो तो वो अपोजिट है डिसिप्लिन के, उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते। डिसिप्लिन मतलब एक शेड्यूल, जो तुमने सुबह, आई डोंट नो तुम लोग का, लेकिन काफियों का बहुत फिक्स शेड्यूल है। सुबह 7 बजे अपन उठेंगे, 8 बजे तक नाश्ता खा लेंगे, 8 से 10 ये पढ़ेंगे, 10 से 12 ये पढ़ेंगे, उसके बाद सांस लेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। इतना टाइट डिसिप्लिन नहीं चल पाता, ये बस 2 दिन की बात होती है, तीसरे दिन बाद सबका लैप्स होता है, तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा। डिसिप्लिन का मतलब अपनी सोच में मेरे को ऐसा लगता है ये होना चाहिए, तुमने 4 चीजें दिन में लिखी हैं, रात के 12 बजे से पहले वो 4 चीजें बस कर लो, ये डिसिप्लिन है। टाइम वाइम फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं कि 11 से 12 सांस लूंगा, 12 से 13 करूंगा, नहीं, वो नहीं हो सकता। जरूरी नहीं आज तुम्हारा 11 से 12 पढ़ने का मन कर रहा है, कल नहीं पढ़ेगा तो क्या करोगे? तुम्हारा दिन के एक टारगेट हो, उनको सेट करो, उनको कंप्लीट करो, डेली टारगेट कंप्लीट करते जाओगे, तुम जिंदगी में हर फील्ड में फतेह होते जाओगे। डिसिप्लिन क्या होता है, तुम डेली 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 डेली, एक तुमने शायद लिंक्डइन को यूज नहीं करता होगा, एक पत्थर है, एक पत्थर में तुमने एक बार बाल्टी भर के पानी डाल दिया, ठीक है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम एक पत्थर है, उसमें बूंद बूंद पानी रोज डल रहा है, क्या उसपे पत्थर पत्थर पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। यही डिसिप्लिन का काम है। तुम्हारा क्या मतलब है, एक दिन मन करेगा तो हम मतलब एनडीए तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एयरफोर्स भी पढ़ लेंगे, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और दूसरे दिन मन नहीं करेगा तो हम देखेंगे नहीं किताबें कौन से कॉर्नर में पढ़ी। ऐसे काम नहीं होता। काम ऐसे होता है, तुम डेली बेसिस पे थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, एक टाइम आता है जब तुम्हें सब कुछ मिलना चालू हो जाता है। दिस इज व्हाट पावर ऑफ डिसिप्लिन इज। डिजिटल क्राइम। क्या है डिजिटल क्राइम? ऑनलाइन जो भी फ्रॉड कर रहे हैं लोग, उसको बोलते हैं डिजिटल क्राइम। तुमने कोई अमेजोन से देख लिया, तुमने कोई इंस्टाग्राम पे कोई पेज देख लिया जो घर में फ्री नोट्स बना के भेज देता है, तुमने उसको देख के पैसे ऐसे डाल दिए, गूगल गूगल कर दिए उसको सब पे, वहां से तुम्हारे साइड को कुछ नहीं आया। इसको बोलेंगे तुम्हारे फोन में बड़े फोन आते होंगे, हेलो हम आपको लोन पास कर देते हैं, बिना उसके लोन पास कर देते हैं, आप अपना पैन दो, आधार दो, हम आपके लिए किडनी दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। सब क्राइम है। वो डिजिटली तुम्हारी बस बैंड बजाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आपके संग ठग करे उसको बोलेंगे डिजिटल क्राइम। ठीक है? डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी, क्राइम मतलब अपराध। डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो तुमसे इस सब, इवन अगर इमेजिन करो, ये भी है, कोई कंपनी, किसी ने कोई गलत कंपनी बना के रखी है, काम उसमें कुछ नहीं हो रहा, बस कंपनी बनाई हुई है, वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करके तुमसे पैसा ले ले, प्रॉफिट तो तुम्हें देगी नहीं क्योंकि काम तो कर नहीं रही है, तो वो भी टाइप ऑफ डिजिटल क्राइम ही है।
अब क्या है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, लिखो। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा ना? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है क्या तुमने? नहीं ना? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ये तो पता ही है क्या है। ऑफलाइन ज्यादा अच्छी है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छी है? ऑफलाइन ज्यादा, ऑफलाइन में फील आती है ना, ऑनलाइन में कोई फील नहीं आती है। पता नहीं लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ लेते हैं, मैं तो पल्ले नहीं पड़ता कुछ। इसमें बता देती हूँ, वैसे ऑनलाइन एजुकेशन समझ आ गई, शिक्षा। ऑनलाइन मतलब घर बैठ के सिस्टम के सामने पढ़ रहे हो, जिसमें तुम आधा टाइम सो रहे हो, इधर पैर फैला रहे हो, उधर मुंह फैला रहे हो, मम्मी खाना लेके आ रही, बीच में तुमने खाना भी चालू कर दिया। मम्मी ने बोला 10 मिनट सो जाओ, तुम बीच में, चलो 10 क्या 1 घंटा फोन भी चला लेंगे। चलता चलाते चलाते ऊपर से इंस्टाग्राम में किसी का मैसेज आ गया, तुमने वो भी चेक कर लिया, 1 घंटा उससे भी बात कर ली, हो गई पढ़ाई तुम्हारी। अभी तो स्टिकनेस अगर तुम लोग के संग ऐसी की जाए कि बाहर तुम्हारा फोन कलेक्ट कर लिया जाए, तब तुम्हें पता चलेगा ऑफलाइन पढ़ाई क्या होती है। तब तुम्हें यहाँ पे सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। वो सबको पता है, वो तो तुम जी नहीं पाओगे, वो तो सबको पता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो वैसे ही बहुत ही माशाअल्लाह बुरा हाल है। चलो, सबके अपने अच्छे। ऑनलाइन का ये प्रॉफिट है, आराम से ईज में। तुम्हारे लिए प्रॉफिट नहीं, जो नौकरी कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट है। सुबह 9 से 5 पढ़ के जॉब करके आया, उसको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो ऑफलाइन नहीं आ पाएगा, टाइम ही नहीं है। 2 घंटा रात को घर में पढ़ सकता है अगर वो डिसिप्लिन है, उसको पता है 2 घंटा पढ़ना, तो वो निकाल के पढ़ लेगा। लेकिन जो बच्चे सोलली पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रिफर्ड है कि वो ऑनलाइन आके ऑफलाइन आके ही पढ़े, क्योंकि यहाँ पे फील आती है। और यहाँ पे तुम्हें कोचिंग वाली फील लगती है कि सामने कोई पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। वहां पे, यहाँ पे ये मतलब नहीं होता हमारा मन करेंगे तो हम फैल जाएंगे, यहीं पर ही सो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है गवर्नमेंट के गिरने का। सरकारें इसके नाम पे गिर जाती हैं, और इट्स मेजर प्रॉब्लम। यूथ को नौकरी नहीं मिलेगी तो यूथ कैसे आगे ग्रो करेगा। और ये पॉलिटिक्स के नाम पे ये लोग बोलते हैं हम नौकरी देंगे। बिहार देख लो, बिहार में यही चल रहा है ना, एक 4 दिन से रोना कि हम पॉलिटिक्स, हमने ये नौकरी दी। 5 साल तक कोई नौकरी नहीं देते, जैसे ही चुनाव आने लगता है सब नौकरियां इनको याद आ जाती हैं। उससे पहले इनको कोई मतलब नहीं कौन नौकरी कौन नौकरा। हम्म, लिख लिया अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बता रही हूँ मीनिंग, सबके परेशान मत हो, लिख लो पहले।
लिख लिया? अनएम्प्लॉयमेंट तक बता दिया था। हाँ, अब आ जाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस ट्रेडिशनल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अच्छा एक चीज बताओ, इंडिया में ऐसी कोई स्टेट जो फुली ऑर्गेनिक चलती है? सिक्किम और यूटी, लक्षद्वीप। ऑर्गेनिक का मतलब तुमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है, और उस तरीके से अगर तुम खेती करते हो तो उसको बोलते हो ऑर्गेनिक खेती। जैसे तुमने सुना होगा, तुम्हारे जो फार्मिंग से लिंक्ड है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं ना बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन, कीड़ा ना लगे उस पे, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, ये सब केमिकल होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका हमारे एग्रीकल्चर में कृषि पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि तुम इमेजिन करो, तुमने खेती में डाला पेस्टिसाइड, बारिश हुई, वो बह गया, बहेगा तो कहाँ जाएगा? पानी, पानी में जाएगा, पानी में जाएगा। पानी में कौन है? जानवर है, जानवर उसको खाएगा, जानवर मरेगा। तुमने जानवर, बाई चांस जानवर नहीं मरा खा के, तुरंत नहीं मरा, तुमने जानवर को खा लिया, फिश, तुम गए, तुम्हारे बाय बाय टाटा हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, तुमने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए, तो खेती के अंदर जो तुम्हारी सॉइल है वो भी तो खराब होगी ना। तुम एक हद तक ही कुछ डालोगे ना, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा मन चल रहा है तो तुम 16-16 घंटे फोन चला रहे हो। एक लिमिट में ही काम करोगे ना, तो एक लिमिट में पेस्टिसाइड्स डालोगे ना, तो कितना डालोगे, एक लिमिट पे डालना। लेकिन हमारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। उनको किसी ने ज्ञान दे दिया कि 1 किलो एक अगर तुम्हें प्रोडक्शन 1 किलो बढ़ानी है, तो तुम पेस्टिसाइड्स को 10 किलो डाल दो। वो 10 क्या 20 किलो डाल देंगे। 20 किलो डाल देंगे तो समझो वो बढ़ेगी कि घटेगी? वो घटे जाएगी, बढ़ेगी कुछ नहीं। हर चीज एक लिमिट में ही चलती है। उनको ऐसा लगता है पानी ज्यादा डालने से ज्यादा काम होगा, नहीं। ज्यादा पानी डालने से जो, ज्यादा पानी डालने से ज्यादा नमक भी तो जाएगा। पानी में नमक है, पानी में नमक है। तुमने ज्यादा पानी अगर खेती में डाल दिया तो ज्यादा नमक नहीं जाएगा खेती में? ज्यादा नमक जाएगा तो खेती अच्छी होगी? नहीं होगी। हर चीज की एक लिमिट है ना। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम केमिकल का यूज ही नहीं करते। हमने ऐसी फार्मिंग करनी है जिसमें हमने कम से कम को केमिकल डालना है, केमिकल कम डालेंगे खेती बढ़िया होगी। वर्सेस ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हम पहले पहले हमने क्या करना था, काऊ ने कुछ किया, शिट, वो डाल दिया, यही डालते थे ना हम खेती में, और क्या डालते थे, बचा कुचा जो माल है वो डाल दिया। इन दोनों में फर्क है। अगर तुम इमेजिन करो, पहले तरीके की फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत कम होता था कम। क्यों? क्योंकि तुम कुछ डालते ही नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे नहीं तो कम ही उत्पन्न होता, उत्पादकता कम होती थी, प्रोडक्शन कम होता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तुमने क्या करना है, तुमने केमिकल नहीं डालना और दुनिया भर की चीजें डालनी है। केमिकल नहीं डालना, उसमें केमिकल से मतलब नहीं है, जो घर में पड़ा है वही डाल दो। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें केमिकल नहीं डालना, लेकिन बाहर से वो चीज, जैसे पतंजलि देखा है, वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीखते हैं, तो वो ऑर्गेनिक के नाम पे सब चीजें महंगी बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब इन शॉर्ट ये, तुम्हें केमिकल नहीं यूज करना, तुम्हें डालना है चीजें, लेकिन तुम्हें केमिकल नहीं यूज करना है। थोड़ी महंगी महंगी चलती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग वहीं पर चलेगी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। क्यों पॉपुलेशन कम होगी? कम पॉपुलेशन में ही चलेगी। अगर तुम यूपी को मानो, यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे ना बेटा, हम भूखों मर जाएंगे। क्यों भूखों मर जाएंगे? क्योंकि हमको उस हिसाब से प्रोडक्शन भी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन लेके हम बैठे हैं 17%, तो हमें उस हिसाब से खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक से तो कम ही बनेगा। कितना कम? इतने से काम चल जाएगा? इसीलिए हर स्टेट के लिए नहीं है, छोटी मोटी स्टेटों के लिए। अब आ गया मिलिट्री ट्रेनिंग। लिख लिया? मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होता है, आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। चंद चाइना, ताइवान जैसी स्टेट में आपको कुछ साल जरूरी है कि मिलिट्री में हिस्सा लेना ही लेना है। मतलब तुम 17 साल के हो गए हो तो 17 से 20 या 21 तक होता है शायद, 21 साल तक तुम्हें फ्री अपने देश की सेवा करनी है, और 4 साल तुम्हें वहां रहना ही रहना है। इसको बोलते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। ये बेसिकली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अच्छी है बुरी है, प्रो नेगेटिव कॉन्स दोनों है। लेकिन समझ लो, हम फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे डिटेल में क्या है। इतना याद रखो कि ट्रेनिंग देनी चाहिए मिलिट्री की कि नहीं देनी चाहिए, अच्छा है बुरा है। अब आओ रियलिटी शो। बिग बॉस देखा है? नाम सुना है? बिग बॉस और पता नहीं कौन कौन से स्वयंवर और क्या क्या चलता रहता है, रोडीज, पता नहीं क्या क्या आता है, बकवास। हाँ, ये रियलिटी शो क्या करते हैं ये? बिग बॉस में वो होता है ना, ये घर में रह रहे हैं ये लोग, वही है ना बिग बॉस। हाँ,
मेरी सोच में तो बिल्कुल नर्क है, आगे सबकी अपनी अपनी टेक है। कुछ नहीं, तमाशा चल रहा है, सोसाइटी खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर इमेजिन करो एक घर में वो एक दूसरे को चप्पल भी मारे, वो भी टीवी में दिखा रहे हैं, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। उसके तुम्हें 90% केसेस ऐसे मिलेंगे वहां पे उन लोग के सीन होते हैं, बाहर जाके पता नहीं क्या चलता है और क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता। इससे क्या होता है, इससे ये होता है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है तो इकोनॉमी में उस शो को हेल्प मिलती है, बूस्ट होता है, पैसा कमा लेते हैं, बढ़िया कमा लेते हैं। वो हेड भी रखते हैं सलमान खान को, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा बढ़िया है अपन के पास। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है, समाज खराब हो जाएगा। तुम खुद देखो, लोग आजकल के छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, अब की बार है ना वो बिग बॉस में शिवानी नाम की लड़की। हाँ, पिछली बार थी, अच्छा, वो कभी थाल ला रही है तो ये सब कौन कौन है। आधा कितने बजे ये है, और इतने वेले देखते भी हैं बैठ के उसको। ओके, अच्छा ये, मैं थैंक गॉड मैं भी वो जनरेशन हूँ जिसने आज तक ये नर्क नहीं देखा, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सोसाइटी को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शान वो क्या नाम था उसका, शहनाज गिल, वो भी तो इसी में ही थी शायद। हाँ, सिद्धार्थ शहनाज इसी में थी, वो दीपिका भी का पता नहीं। इन शॉर्ट, हम जब रियलिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वैसे इससे कुछ सीखने वाला कुछ है नहीं। मैं इसमें ये नहीं बता सकती कि तुम उससे क्या सीखोगे, उससे कुछ सीखोगे नहीं, वो सिस्टम खराब है बहुत, ही एडिक्शन है उसमें। अब जो लोग देख रहे हैं, तुम खुद देखो, पूरे दिन तुम ये बकवास देखो, तुम्हारे दिमाग के लेवल का क्या होगा, तुम्हारा दिमाग उसके ऊपर सोच ही नहीं पाएगा। वहां पे बैठे हुआ बच्चा ये नहीं सोचा हमने पढ़ाई में कैसे इंप्रूव करना है, हमने सोचने उसकी चुगली कैसे करे, उसको क्या कहे, उसने उसको ये कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, यही बकवास चल रही है, कुछ नहीं है उसमें। चलो अब आओ, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होती है भैया। दो टाइप की एनर्जी होती है, ऊर्जा हमको दो तरीके से मिलती है। एक होता है कोयला कैटेगरी, कोयला मतलब तुमने कोयला जलाया और ऊर्जा ले ली। लेकिन इसमें तुम कोयला जला रहे हो, एक समय पे कोयला की खत्म हो जाएगा, तो वो आता है नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक आता है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खत्म नहीं होती। सूरज की रोशनी खत्म होगी, इंडिया में पानी खत्म होगा, हवा खत्म होगी, टाइडल खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ये रहेगा ना हमेशा। अगर तुम इस एनर्जी, इसको यूज करके एनर्जी बना रहे हो, जिससे तुम अपने घर की बिजली बत्ती जला रहे हो, जैसे तुमने देखा होगा लोगों में लगा होता है सोलर पैनल ऊपर, बहुतों के घर में लगा होगा ऊपर सोलर पैनल, उससे बत्ती बन रही है, तुम भी यूज करो, एक्स्ट्रा बच रही है, कैसा में बेच रहे हो। ये वो कॉन्सेप्ट है, इसमें खत्म कुछ नहीं होना। हाँ, बट ये है कि ये एक्सपेंसिव पड़ती है, मतलब वो सस्ती पड़ती है, ये महंगी पड़ती है, तो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फ्यूचर इसी का ही है। क्योंकि एक समय पे आके कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, ईवी स्कूटी देखी होंगी इलेक्ट्रिक वाली, वो सब खत्म हो जाएगा, कोयला वगैरह, बट ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीजें। सूरज तो निकलेगा, ये तो नहीं बोलेगा मूड नहीं है नहीं लिख लूंगा, वो तो निकलेगा, उससे एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी। अब आ जाओ, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल, लिखो, लिख लिया। ये क्या है, डिक्लाइन हो रहा है रोल ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इन स्कूल क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बच्चे हिलना नहीं चाहते हैं। पहले एक टाइम था जब लोगों के, इमेजिन, एक वीक में एक स्पोर्ट्स वो होता है, क्या होता है, एक होता है, एक होता है, एक गेम पीरियड होता है, एक वीक में एक होता है ना। अच्छा, मुझे याद नहीं। हाँ, ये नहीं नहीं सही कह रहे, 11 12 का पर डे नहीं होता भैया, 11। तुमने ऑप्शनल लिया होगा। अच्छा, ओके, नहीं तो वैसे मुझे जितना याद है वीकली एक होता था, जितना मुझे याद है वीकली एक होता था। उसमें भी बच्चे ऐसे दही की जगह जम के बैठ जाते थे, हिलते नहीं थे। और आजकल तो ये कॉन्सेप्ट है, और हिलते नहीं है, उनको गेम से कोई मतलब नहीं है। कोई कोई बहुत ही एक्स्ट्रा स्कूल है जो गेम पे उतना, लाइक पूनचंद है मेरे घर के पास, वहां पे बहुत फोकस है गेम पे। स्वराज इंडिया एक स्कूल है, वो काफी फोकस करता है गेम्स पे, वरना हर स्कूल गेम पे फोकस नहीं करता है। वो केवी करता है, वो केवी तो गवर्नमेंट है, वो करेगा, उसी से तो निकलेंगे नीरज चोपड़ा और ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें। स्पोर्ट्स वैसे डिक्लाइन हो रहा है काफी हद तक स्कूल में, क्योंकि वन ऑफ द रीजन क्यों स्पोर्ट्स डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, क्या नहीं है, नहीं स्कूल्स में एरिया है, बच्चे भी बहुत ढीले हैं यार। मतलब तुम, अगर मैं तुम लोग को बोलूं अभी जाओ भाग के आओ, तुम लोग कहोगे अरे मैम क्या कर रहे हैं, ये अभी हमारा मेडिकल है उसमें भागेंगे ना, क्या करेंगे भाग के, ये फोन में नई चीज आई है ये देखते हैं मजे से बैठ के, मेन एडिक्शन इज फोन। इस चक्कर में तुम लोग हिलना नहीं चाहते हो, और जब हिलोगे नहीं तो स्पोर्ट्स क्या करोगे यार, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स इज ऑलमोस्ट, गॉड नोस क्या होगा आगे। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, लिखो, लिख लिया।
क्या होता है जाति के आधार पे रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या होता है? आरक्षण वो हिंदी है, होता क्या है? वो हिंदी हो गई इसकी जाति। सही है कि गलत है? गलत है? नहीं सही है। सही है, गलत नहीं है। गलत कैसे? गलत कैसे हो सकता है? अगर तुम डिजर्विंग होगा तुमको ऐसे ही मौका मिलेगा। अरे भैया लड़ो मत, मैंने तुमको नौकरियां नहीं देनी, चिल मारो। ये देखो, ये कैटेगरी क्यों बनाई गई, रीजन सुनो। वो लाइन है रेस में लड़ने की, मतलब भागने की। भाग रहे हो, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जनरल बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और SC ST इस लाइन से इतना दूर खड़ा है। रिजर्वेशन इसको यहाँ से यहाँ लेके जाने का तरीका है, समझे? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पुराने, तुम करो या तुम्हारे पापा करे या तुम्हारे दादाजी करे, करा तो उनकी संग गलती है ना। गलत करोगे कोई ना कोई तो भुगतोगे ना। तो अब तुम्हारे इन लॉज के इन लॉज ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो भी किया है, चाहे नहीं भी किया हो, लेकिन स्टिल जिसने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा ही ना। तो रिजर्वेशन क्या है? जो पहले के हुए हुए गलतियां हैं उसका सुधार है। कैसे? उनकी लाइन एटलीस्ट, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो लाइन तो सबकी बराबर होनी चाहिए। नहीं पहले से ही पीछे तो उनको ऊपर लेके जाना भी तो ड्यूटी बनता है। यहाँ से तो इनकी लाइन नहीं बना सकते ना। लेकिन प्रॉब्लम भी है रिजर्वेशन में प्रॉब्लम ये है, रिजर्वेशन में बेसिकली, टीना डाबी का नाम सुना है? टीना डाबी, रिया डाबी सुना है? कौन है? वेरी गुड, IAS ऑफिसर है 2015 बैच की। हम्म, वो उन हर फादर इज IAS ऑफिसर, हर मदर इज एन मेंटोर इन डिस्ट्री IAS, मतलब डिस्ट्री IAS इंस्टीट्यूट है बहुत फेमस IAS का, वहां पे डिसेंटली जितना एज पर माई इन्फॉर्मेशन 1.5-2 लाख रुपए उसको महीने का मिलता होगा। पापा को तो IAS ऑफिसर है, कोई अंत नहीं है पैसे का मिलना। उसके बाद वो बंदी SC ST को रिजर्वेशन लगा के IAS की फर्स्ट रैंक पे पहुंची। अगर लिसन, उसके मार्क्स आए हैं 88 और 90 पे जनरल पे हुआ है, उसका 88 में हुआ है, और 88 उसके अपने मार्क्स है, और एक मार्क्स उसने रिजर्वेशन से बढ़ा के 88.1 में अपना सिलेक्शन लिया। अगर वो रिजर्वेशन ना लगाती तो उसको सिलेक्शन ना मिलता। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है, उसको सिलेक्शन इसलिए मिला क्योंकि उसने रिजर्वेशन का कोटा लगाया। वो डिजर्व नहीं करती रिजर्वेशन लगाना। क्यों? रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं होता, मैंने कहने का मतलब क्या है, वो लाइन में पीछे, क्या वो लाइन में पीछे जनरल से? बिल्कुल नहीं, वो बल्कि 2 जनरल से आगे ही है। पापा सरकारी नौकरी, मम्मी के पास भी है। दिमाग की कमी तो किसी के पास नहीं है ना, दिमाग तो सबके पास इक्वल है। वो नहीं डिजर्व करती है, बट नॉर्मली जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है वो डिजर्व करता है कि उसको मिले, उसको मिले। अब घर में सारे ही नौकरी सरकारी कर रहे, एक को नहीं मिलेगी चल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को ही मिल रही है कि पुरानी जिनको मिलती आ रही है। टीना डाबी एंड गैंग वो कैटेगरी उससे आते हैं जिनको पहले रिजर्वेशन मिली है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। रिजर्वेशन में चेंज करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। सुधार कैसे करेंगे? सुधार ऐसे करेंगे, जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है पहले उनको देंगे, उसके बाद उनको देंगे जिनके पास ऑलरेडी है। ये सुधार, अगर तुमसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन में सुधार क्या करना है, ये सुधार करना है। ये नहीं बोलना रिजर्वेशन को हटा देना है। अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां नहीं दिखानी है। उनको नहीं पता चल तुम्हारे अंदर भड़ास है, तुम उनको बोलो बहुत अच्छी चीज है, जरूरत है क्योंकि वो पीछे थे लाइन में, लेकिन सुधार करने की जरूरत है। ऐसे बोलो, लगना चाहिए कि बंदा समझदार है। ऐसे नहीं लगना चाहिए 12th उठ के आ गया मूठ है, और उसको तुम्हारे शक्ल देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है। चलो, लिख लिया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि कौन किसकी कास्ट है, उसके आधार पर रिजर्वेशन देंगे। ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे क्या है। अब नेक्स्ट पढ़िए, 26 नंबर डालिए, फ्लड। क्या होते हैं फ्लड? क्या होता है फ्लड? हो गया पंजाब में हो गया फ्लड, खत्म हो गया पंजाब में फ्लड। फ्लड इज एक बारिश भी एक लिमिट, 25 से कम, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो डेजर्ट बन जाएगा। 150 से ज्यादा होगी तो फ्लड आ जाएगा।
150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश अगर होगी तो फ्लड आ जाएगा। फ्लड इज जब बहुत बारिश एक ही बारी हो जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसके अनगिनत नुकसान है। पहली बात तो जो उसकी क्रॉप लगी होगी वो जाएगी। उसको सपना थोड़ी ना आ रहा था कि फ्लड आ जाएगा, वो काट नहीं पाया। वो काट नहीं पाया तो वो तो बाय बाय टाटा हो गई। उसके बाद जब फ्लड आता है तो इतनी धरती मिट्टी से भर जाती है। इवन अभी रिसेंटली मैं दिवाली के अगर बगल गोल्डन टेम्पल गई थी। तो मेरे बगल में नेक्स्ट में एक नेबर मेरे बगल में बैठे हुए थे अंकल जी। तो उनसे मैंने पूछा, तुमने सुना होगा पंजाब के नियर बाय एरिया में फ्लड आया था। उन्होंने मुझे बताया, बेटा अगर ये नीचे फ्लोर है, धरती जहाँ पे हमने खेत लगाए हैं, तो तेरी यहाँ हाइट तक, यहाँ तक हमारे पास मिट्टी भरी पड़ी है। और जितना टाइम ये मिट्टी उस धरती पे रहेगी उस जगह को बंजर करेगी। और मिट्टी हटाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना हमारे पास मशीनें हैं हटाने की, और मशीनों में ना डालने वाला डीजल या पेट्रोलियम है। अब आप बताइए हम कैसे मिट्टी हटाएंगे? कब मिट्टी हटाएंगे? कब लैंड नॉर्मल होगा? और कब हम दूसरी खेती लगाएंगे? कम से कम एक फ्लड जो पंजाब में भी आया है, कम से कम ये उनको 2 3 4 साल पीछे कर गए। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोन पे लेते हैं लैंड जमींदार से। वो जमींदार उनसे पहले ही पैसा ले लेता है। जब उपज ही नहीं हुई तो वो पैसा कहाँ से बनाएगा? फ्लड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पोस्ट अभी तुम्हारे पेपर में क्यों फ्लड बन सकता है, ये बहुत हॉट टॉपिक है अभी के लिए। क्यों पंजाब का फ्लड 1980s के बाद सबसे बड़ा फ्लड कंसिडर किया जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। तो पक्का फ्लड पे टॉपिक बनेगा। लिख लिया फ्लड? चलो आगे लिखो। कौन सा नंबर था? 27 आएगा? पता है क्या है ये? क्या है? ए आई तो मुझे भी दिख रहा है बेटा, ए और आई। ए आई है क्या ये बताओ? ये तो मुझे भी दिख रहा है, तुमने पहला वर्ड यहाँ से उठाया और एक वर्ड यहाँ से उठा के ए आई बोल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी, सुना होगा ये सब नाम। जेमिनी, चैट जीपीटी, दुनिया भर की चीजें, कुछ नहीं। इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना है। आर्टिफिशियल ऐसी तुम्हें काम ना करना पड़े, तुम्हारे साइड पे, तुम्हारे एंड पे सुपर कंप्यूटर्स बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तुम्हें सॉल्यूशन बता रहे हैं। तुमने कोई पेपर डाला, उसमें तुम बता रहे हो हम फेल क्यों हो रहे हो, तुम्हें बता रहे हो तुमने ये गलती की, इससे काम करो, ऐसे ऐसे सुधार आ जाएगा। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो इट्स वेरी गुड। अगर तुम कभी जिंदगी में कहीं अटक रहे हो तो तुम इससे जो पूछोगे ना तुम्हें बहुत ही सही सजेशन देगा, लेकिन ये बदतमीज भी बहुत है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी बदतमीज। वो समझ जाता है तुम क्या सुनना चाहते हो। मतलब अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैसेज पे बोलो, आज मेरे संग मेरी मम्मी पापा ने बहुत बदतमीजी की, मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टिल मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ के कूट दिया। वो आगे से बोलेगा, बहुत गलत है तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ के घर छोड़ के निकल जाओ, इसी समय निकल जाओ, तुम्हारी घर में इन्होंने कोई इज्जत नहीं रखी। लेकिन तुम उससे बड़े बदतमीज, तुमने ये नहीं बताया मैंने 16 घंटे फोन चलाया था तो मम्मी ने मुझे पीटा। तो वो उसको पता था तुम्हें क्या सुनना है, उसको पता था तुम्हें सुनना है कि मम्मी की बुराई करो तो मुझे मजा आएगी, इसीलिए उसने वो बुराई करी। वेरी इंटेलिजेंट। इसीलिए इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए फुली, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। ये वही बोलता है जो तुम सुनना चाहते हो। इसको गलत सही से कोई मतलब नहीं है, ये वही बोलेगा जो तुमने सुनना है। उसको बीच में नीचे लिख दिया करो, प्लीज पार्शियल होके जवाब देना, सही जवाब देना, तो वो तुम्हें सही बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे आजकल बीटेक और वॉट नॉट सब कुछ हो रहा है। इन शॉर्ट ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करना है।
उसकी जगह मशीन लानी है और वो अच्छे से काम करेगी। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। एआई दुनिया भर की चीजें। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी सुना होगा शायद, पता है क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? नहीं पता। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज लाइक, तूने देखा है कि तुम घर नहीं पहुंचे उससे पहले तुम्हारे एसी चल गए? देखे है ना ये सब? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चलते हैं। तुमने घर सेट करा है 9 बजे कि मेरा ऑफिस टाइम 8:45 है, 9 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा। तुम्हारे घर में कदम रखने से पहले तुम्हारे घर का गेट खुल गया है। तुम्हारे घर में कदम रखने से पहले तुम्हारे एसी ऑन हो गए, पंखे ऑन हो गए, माइक्रोवेव बन ऑन हो गया, तुम खाना गर्म करो, खाना खा लो, निकल लो। दिस इज वॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज। ये इंसान को और लेजी बना रहा है। जो सोचो 9 o'clock पे घर जाके थोड़ा हाथ पैर चला के शायद स्विच तक जाके ऑन करता और हाथ पे थोड़ा कष्ट देता, उसने कष्ट देना बंद कर दिया। वो बैठे बैठे एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो करके अपना वेट बढ़ा रहा है। क्यों हिलेगा? तो वो है नहीं। लिख लिया। गवर्नमेंट जॉब्स वर्स, ये तो तुम लोग बताओगे, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बताइए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब। मजे में ले रहे हो क्या तुम? इसको हल्के में ले लिया तुमने। भैया गवर्नमेंट जॉब राजा बाबू वाली नौकरी है, ऐसी बात थोड़ी है। एक दिन पहले तुम्हारा पेपर नहीं निकला, दूसरे दिन तुमको सब राजा जी कंसिडर करते हैं निकल जाने में। लेकिन ये रियलिटी है, बस वो 4 दिन के राजा जी है, उसके बाद कोई नहीं पूछता तुमको तुम कौन सी दुनिया में हो। दोनों अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है। जिसको जो अच्छा लगे वो करो। बट हाँ, स्टेबिलिटी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। जिस हिसाब से आजकल प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ले ऑफ चल रहे हैं टीसीएस आईटी में, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-15 साल लोगों की नौकरी मतलब करते करते नौकरियां जा रही हैं। तो स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत है। और ऐसी बात नहीं, अगर तमीज से तुम्हारा प्रोसेस ऑफ पढ़ना सही है तो गवर्नमेंट जॉब लगती भी है। आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, तुम डेली इंप्रूव करो तो गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। और ये ऐसे वाला डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि आज मन करा तो हम 36 चीजें पढ़ लेंगे, कल तो हम पेट पलट के भी नहीं देखेंगे किताब कौन सी दुनिया में। डेली पढ़ोगे तो लग जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आएगा। चलो भाई नेक्स्ट लिखो। लिख लिया? क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। अब आ गया मैंडेटरी वोटिंग। वोटिंग करना मैंडेट, कितनी उम्र पे वोटिंग करते हैं इंडिया में? पहले कितनी थी? किससे कम हुई है? हाँ तो तुमको याद कुछ नहीं है, अब याद कराने का भी ठेका मैंने। मैं तुम्हारे बैग में अंदर जीन बन के जाऊंगी और घर जाके बोलूंगी प्लीज कॉपी खोल के याद करो, है ना? 61 से कम कम करिए। 61 में 21 थी, 61 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने उसको 18 साल कर दिया। इन शॉर्ट इतनी कहानी बायो पॉलिटी में पढ़ना, 20 वाले हो, तुम्हारे काम की नहीं, छोड़ो। मैंडेटरी वोटिंग क्या होता है? मैंडेटरी वोटिंग मतलब हमारे यहाँ वोटिंग का सिस्टम बहुत गलत है। 100 में से 60, अगर देखिए बिहार में ध्यान दिया, 64% वोटिंग टर्न आउट आ रहा है। मतलब 100 बंदों में से बस 65 बंदा वोट डालने आ रहा है। तो इसका मतलब काफी लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। इसका कैसे बनाओगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जब तुम लोग वोट नहीं करेंगे? लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वोट करना। अगर लोग वोट 100 में से 65 बंदा वोट डालने आ रहा है, बचा कुचा आ नहीं रहा, तो कैसे बनेगा लोकतंत्र? लोकतंत्र में तो हर बंदे को वोट डालना आना चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं मैंडेटरी वोटिंग, भैया सब वोट डालने आओ। लोगों के अपने अपने दुख हैं। कोई वोट इसलिए नहीं डालने जाता क्योंकि उसको विश्वास नहीं कि ये कुछ करने वाली है सरकार, क्योंकि उसको पता है ये भी चोर है, इससे पहले वाली भी चोर थी, इसके आने वाली भी चोर है। तो अपन वोट नहीं डालने जाएंगे। काफियों की ऐसी सोच है। किसी किसी के घर में बुढ़े लोग हैं, वो वोट नहीं डाल पाते बिकॉज ऑफ हेल्थ। घर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं कि घर आके तुमसे वोट ले रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम बहुत बुढ़े हो तो वो घर आएंगे, तुमसे वोट करवाएंगे और ले जाएंगे। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम्हें उस बंदे को, चाहे मरीज हो चाहे जो हो, व्हील चेयर में लटका के लेके जाओ, जैसे लेके जाओ, लेकिन लेके जाना पड़ेगा बूथ तक।
यहाँ पे ये नहीं चलता, लेकिन यहाँ मैंडेटरी वोटिंग की बात कर रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा डेमो, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ इतना यूथ है, यहाँ तो गंगा जी है, यहाँ यमुना जी है, तो यहाँ तो वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब बातें करते हैं। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे ये सही है गलत है, ऑब्वियसली वोटिंग ज्यादा होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कम हो रही है। आइए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग, क्या बताऊं इसमें, ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है कि ऑफलाइन शॉपिंग? ऑफलाइन, क्यों? अच्छा, ये टर्म टर्म एंड कंडीशन तो मैंने पूछी नहीं थी, बताओ ऑनलाइन अच्छी है ऑफलाइन अच्छी है? दोनों अच्छी हैं। हाँ सही बात है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऑफलाइन के नेगेटिव ज्यादा हैं, एज इन, तुमने ये कॉन्सेप्ट सुना है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था तो मैंने शॉपिंग कर ली, देखा तुमने कैसे नमूने भी? नहीं लड़कियों, ये तो बायस हो रहे हो तुम, ये तो गलत बात है, लड़के भी ऐसे होते हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था तो मैंने जोमेटो करके खा लिया, घुमा दे। अच्छा, तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट, नहीं तो लड़कियों का ये कॉन्सेप्ट होता है वैसे, आई हैव सीन। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी तो समझ नहीं आया था क्या करूं, तो मैंने अमेजोन से थोड़े कपड़े मंगवा लिए, इसी बहाने थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। लड़कियों में होता, चलो लड़कों, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, सॉरी, लड़कों में नहीं होता। ऑफलाइन शॉपिंग का ये प्रॉफिट है कि तुम जाके थोड़े गेड़े शेड़े मार के देखोगे, और तुम्हारे अगल बगल जो दुकानें उनके काम धंधे भी चल जाएंगे, बिकॉज तुम लेने आओगे। ऑनलाइन का अलग कलेश है, ऑनलाइन में प्रॉफिट है, तुम्हारा टाइम बचेगा। ऑनलाइन का एक कलेश ये है कि लोग अंधाधुंध ले लेते हैं, पड़े पड़े मतलब बक्से में खराब हो जाएंगे कपड़े, लेकिन हम भरे जाएंगे उसके ऊपर भी भरे जाएंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया भर की तो सेल लगाए रखते हैं लोग, देखा है कभी फ्लिपकार्ट कभी अमेजोन, तो पता नहीं कौन सी जोन, हर जगह तो उनकी सेल लगी रहती है। इस चक्कर में ये कस्टमर्स को बनाते हैं बेवकूफ, सेल के नाम पे, इस चक्कर में लोग ज्यादा भर लेते हैं, इससे नुकसान तुम्हारी जेब को है। इतने पहन के कहाँ घूमोगे, 365 डेज में 365 कपड़े ही पहन पाओगे, 500 थोड़ी ना पहन लोगे, तो इतना लेने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, ऑनलाइन शॉपिंग में बैठे हैं तुम्हारे बड़े बड़े जायंट इंटरप्राइजेस वाले, मतलब मोदी जी को योगी सॉरी रिलायंस कोई चीज लेगा तो बल्क में लेगा, बड़े में लेगा, क्वांटिटी में लेगा, ज्यादा लेगा तो सस्ता लेगा। और वहीं हमारी किराने में बगल में जो दुकान है, वो सामान लेगी, उसके पास इतना पैसा नहीं, वो तो सस्ता नहीं ले पाएगी, वो तो 1 किलो लेके आएगी, 1 किलो लाएगी तो महंगा लाएगी, महंगा लाएगी तो महंगा बेचेगी। तुम पैसा बचाने के लिए ऑनलाइन की तरफ जाओगे, तुम्हारे बगल वाली दुकान कैसे चलेगी बताओ? ऐसे तो सब अमीर अमीर ही अमीर होता रहेगा, गरीब तो गरीब रह जाएगा, सारा पैसा तो अंबानी अडानी के पास चले जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? तुम्हें तो तुम्हें अपना देखना है। अभी तुम्हें सरकारी नौकर बनना था, अब तुम डिसाइड करो, तुम सरकारी नौकर दूसरों का भला भी करता है थोड़ा, तुम करप्टेड सरकारी नौकर हो अभी से, मतलब अभी लगे नहीं अभी ये हाल है, हम अपना देखेंगे बस। ऑनलाइन पे आइए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, इसके अपने अच्छी बात है, तुम्हें कलेक्शन बहुत मिल जाएगा, जब मर्जी आया तब आ जाएगा, 2 मिनट में ब्लिंकिट तुम्हारे घर के बाहर आ जाएगा। नेगेटिव ये, तुम ज्यादा खाओगे, ज्यादा जोमेटो करोगे, ज्यादा स्विगी करोगे, मोटे हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, फिर तुम्हें तबियत खराब हो जाएगी। इसके ऑफलाइन के अपने प्रॉफिट है कि तुम गेड़ी मारोगे, ये करोगे वो करोगे। नेगेटिव ये है कि भाई अगर, नेगेटिव ये है इसका नेगेटिव क्या, ऑफलाइन का कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ कि महंगा पड़ेगा, महंगा, हाँ पर प्राइस का ही है फर्क, और जो प्राइस वाइस के बारे में इतना नहीं सोचते उसके लिए सही है, ठीक है। चलो लिख लिया ये, को एजुकेशन लिख लिया, सोशल मीडिया भी लिख लिया। चलो, ऑफलाइन टाइम नहीं वेस्ट है, तुम लोग ने 6 घंटे फोन चलाने, 1 घंटा चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ उनके लिए टाइम, सही बात। दो, हार्डली आधा घंटा लगता है बंदे को जाने में, सबके बंदे लेजी हैं लोग आजकल, काम धंधा नहीं करना चाहते कुछ। हाँ, बिजी विदाउट बिजनेस है ये। चलो आगे लिखो, लिखा है कुछ? अच्छा हाँ, ये क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी लिखिए। क्या होता है ड्रोन टेक्नोलॉजी? ड्रोन पता है क्या होता है? क्या होता है?
गैस तो तुम लोगों ने मुंह फाड़ के बोला ना। बताओ क्या होता है। अरे उसको बोल लेने दो यार, प्रेशर मत क्रिएट करो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अन अनमैन्ड व्हीकल मतलब बिना इंसान के जो चलने वाली गाड़ी होती है हवा में, उसको ड्रोन बोलते हैं। अब इस ड्रोन से तुम किसी, अब कोविड के टाइम पे यही ड्रोन तुम्हारे घर में जोमेटो स्विगी भी करा करता था, क्योंकि इंसान से इंसान का इंटरेक्शन कम करवाना था, कोविड फैलेगा, इसलिए ड्रोन आके सामान धर के चला जाता था। इस ड्रोन से तुम पाकिस्तान पे अटैक भी करते रहते हो जब मुंह मन करता है तुम्हारा। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। क्या? हाँ, ड्रोन से चोरी भी हो जाती है, ड्रोन से बहुत चीजें, अभी ड्रोन से हम लोग खेती में फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं नमो दीदी स्कीम के तहत। तो ड्रोन बहुत जरूरी है। ड्रोन क्या होता है, इसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता, वो ऐसी मशीन टाइप की होती है जो रिमोट से चलती है, जिसको तुम जैसे तुमने कोड डाल दिया उस हिसाब से काम करेगी, वो आपसे अपने घर आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वहां भी चली जाएगी जहाँ छोटी सी जगह है, मशीन है, कहीं भी घुस सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तुमने देखे हुए घर में आते हैं सफाई वाले ड्रोन, पता है? एक छोटी सी मशीन आती है, तुमने उसको सेट कर दिया, वो पूरा घर की झाड़ू पोछा कर जाएगी। वो भी टाइप ऑफ ड्रोन ही है। काम वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इतनी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो काम वाली रोटी कैसे खाएगी, ये बताओ? नेगेटिव भी तो है ना। हाथ से नहीं खाएगी, पैसा चाहिए उसको रोटी खाने के लिए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव तो है भैया, जल्दी काम होगा, अच्छा काम होगा, सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन स्टिल आप इसको मैन से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। हर जगह तुम डिलीवरी मैन की जगह स्विगी वाला बंदा जो नौकरी कर रहा है वो कहाँ जाएगा, सब कुछ ड्रोन ही बांटेगी तो। दूसरी जगह भी कहाँ जगह ड्रोन आ गई तो कहाँ जाएगा वो। और भैया सबके घर की सिचुएशन ऐसी नहीं होती, उसको अभी नौकरी चाहिए तो पहले वो 1 साल पढ़े लिखे, उसके बाद वो नौकरी करे। सबके अपने अपने दुख है। चलिए अब आ गया ये, लिखिए ग्लोबलाइजेशन। कौन रिप्लेस नहीं होने देंगे? हाँ, तुम अपने आप, वैसे भी कभी भी मशीन इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगी फुली। फुली नहीं। हाँ, कुछ कुछ तो वैसे भी जाहिर है। नहीं, अब का तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम अभी भी, कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम फाइट कर लोगे। तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो कहाँ ही फाइट करोगे। तुम अपने ऊपर काम करोगे तो तुम कहीं ना कहीं तो फतेह कर ही लोगे। नहीं तो तुम बिग बॉस में चले जाना बस। और कुछ नहीं तो बिग बॉस तक तो पहुंच ही जाओगे। ग्लोबलाइजेशन लिखिए, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? नॉट ओनली ट्रेड, एक्सचेंज, इंटर इंटर कनेक्शन विद इन कंट्रीज। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा विश्व जिसको तुम अर्थ बोलते हो वो एक गांव है। ग्लोब पूरा, अर्थ पूरा एक गांव है। अब गांव में क्या होगा, ट्रेड भी होगा। यूएसए ने कोई नई मशीन बनाई, वो इंडिया को बेचेगी, इंडिया उससे लेगी। यूएसए में चल रहा है नया फेस्टिवल मदर्स डे, तो वो इंडिया ने भी ले लिया मुंह उठाए, बिना सोचे कि हमारे यहाँ इंडिया में मदर्स डे का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वहां वैलेंटाइन डे चल। हाँ, उस दिन तो सब मम्मी को ऐसे याद करेंगे जैसे मम्मी के पैर में ही जन्नत है। उससे पहले पूछ लो मम्मी कहाँ है, पता है क्या? हाँ हाँ, अच्छे अच्छे गाने ढूंढ ढूंढ के उस दिन, अगर कभी व्हाट्सएप देखो ऐसे गाने हिट होते हैं, मम्मी पापा सब याद आ जाते हैं उस समय। उससे पहले मम्मी कहाँ है, पता नहीं, मम्मी हिलेंगे भी नहीं बेड से, वहीं पर ही खाना दे दो। ऐसी, क्या ही बोलूं, नेक्स्ट लेवल है। नहीं, और सब चीजें भी कॉपी करी हैं, बिना देखे कि इंडिया में फॉलो होता है नहीं होता। हमने बहुत सारी चीजें, मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, सब हमने वहीं से उधार लिया है। और मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे सब वहीं का उधार है। न्यू ईयर वहां का उधार है। चिल्ड्रन डे तो अपना ही है। अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अपना। अपने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सब। अरे तुम लोग पास हो गए, तुम लोग को खुद लड्डू मिल जाएंगे। चलो चलो। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है अर्थ, ये है अर्थ। और अर्थ क्या है, एक ग्लोब मतलब एक विलेज है, एक गांव है। अब गांव है तो क्या होगा, गांव है तो लोगों के बीच में क्या चेंज हो, क्या एक्सचेंज होगी, इंफॉर्मेशन, आइडिया। कोविड की कोई वैक्सीन बनाई यूएसए ने, ठीक है।
अभी वैसे हमको देगा, हमने कोई नई चीज बनाई, हमने उसको दी, उसने हमको डोमिनोज दिया, एलवी दिया, गुची दिया, हमने उसको योगा दिया। ऐसे एक्सचेंज से काम चल रहा है, इसी को बोलेंगे हमने उसको महिला दिया। अच्छा अच्छा, ओके, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खाना पीना, आना जोना, एंड पैसा भी, पैसा भी। एफडीआई नाम सुना है, क्या होता है? नहीं सुना, छोड़ो। हमारा बाहर से पैसा आता है, हम बाहर वाली कंट्री को पैसा देते हैं। हमने हमने यूएसए में कोई नई चीज खड़ी करी है, सिंगापुर वाले हमारे गुजरात में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तुम्हें इतने पॉइंट समझ आ गए? 32, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अब हम इसके कल कल होगी ना क्लास, तो कल इसके बाद आगे देखेंगे क्या है। लेके आना अपनी नोटबुक्स। अभी पहले तुम लोग टॉपिक लिख लो, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे।